मित्रों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। हमने पिछले वीडियो में कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, जिनमें से ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं शामिल थी। इन चारों को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अन्य धरोहर स्थलों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 में। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना था, यानी यूनेस्को में शामिल हुआ था। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में यूनेस्को में कुल 193 देश शामिल हैं। और भारत में अगर विरासत स्थलों के बारे में देखा जाए तो 2019 तक, दिसंबर 2019 तक कुल 38 स्थलों को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में सूचित किया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा था वर्ष 1983 में कुल 4 स्थलों को यूनेस्को धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, जिनमें से ताजमहल था, आगरा का किला, एक था हम लोग का अजंता की गुफाएं, और जो चौथा स्थल था वो था एलोरा की गुफाएं। अब वर्ष 1984 की बात की जाए तो वर्ष 1984 में कुल 2 स्थलों को यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। पहला था सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, और दूसरा है हम लोग का महाबलीपुरम का स्मारक जो तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम को मामल्लापुरम का भी नाम से जाना जाता है, मामल्लापुरम। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर की, जो कि उड़ीसा में स्थित है और वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इस मंदिर को बनाया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने, जो 10वीं और 11वीं सदी के बीच ये बना हुआ मंदिर है। और ये जो मंदिर है भगवान सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लैक पैगोडा नाम है, ये नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। और इस मंदिर की विशेषता है ये है कि ये मंदिर एक रथ के आकार का है। और इस मंदिर में, अब रथ के आकार का है तो इसमें 24 पहिए और 7 घोड़े इस मंदिर में दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस मंदिर का वर्णन अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, तो इस अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, तो उसमें भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखने की बात यह है कि इस मंदिर को बनाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, जो एक गंग वंश का शासक हुआ करते थे। और इसको और एक नाम जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर इस मंदिर के आकार के बारे में बात किया जाए तो ये रथ के आकार का मंदिर है, और इसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। और इस मंदिर का वर्णन आईने अकबरी नामक पुस्तक में भी मिलता है। अगला विरासत स्थल है महाबलीपुरम का स्मारक, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और महाबलीपुरम का स्मारक 1984 में विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो महाबलीपुरम का स्मारक है, इन स्मारकों को बनाया गया था दक्षिण भारत में स्थित पल्लव शासकों द्वारा। और ये जो मंदिर है, ये जो स्मारक हैं कांचीपुरम में स्थित है
और ये कांचीपुरम पल्लव शासकों की राजधानी भी हुआ करती थी। और ये जो कांचीपुरम है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट हम लोग दक्षिण भारत का जो पूर्वी तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, और जो पश्चिमी तट है उसको बोला जाता है मालाबार तट। तो ये कांचीपुरम कोरोमंडल तट में स्थित है। और ये जो महाबलीपुरम का मंदिर है, स्मारक है, ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारतीय की एक मंदिर निर्माण की शैली है। और उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को नागर शैली कहा जाता है। और जब दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है द्रविड़ शैली और नागर शैली, तब उस कॉम्बाइंड शैली को हम लोग बोलते हैं बेसर शैली। ठीक। और महाबलीपुरम के स्मारक में खास चीजें, वहां पर स्थित एक पांडव रथ मंदिर है, द्रौपदी रथ मंदिर, एक सौर टेम्पल है, सौर मंदिर बोलते हैं, ये बहुत फेमस है, एकदम समुद्र के किनारे में स्थित है। एक है वराह मंदिर और कृष्णा मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर जो हैं पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर हैं। इसमें कोई ईंट वगैरह से कोई जोड़ा हुआ नहीं किया है, बस सीधे पत्थर को काट कर। इसीलिए इन मंदिरों को गुहा मंदिर या गुफा मंदिर भी कहा जाता है। गुहा मंदिर भी कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि ये पत्थरों को काट कर एक गुफा के टाइप से बने हुए मंदिर है। तो ये सब महाबलीपुरम के स्मारक की खास बातें हैं जो कि पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था। कांचीपुरम में ये स्थित है, द्रविड़ शैली से बनी हुई है। और इसमें जो मंदिर अगर देखा जाए तो पांडव रथ, द्रौपदी रथ, सौर मंदिर, वराह मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार को दिखाया गया है, और कृष्ण रथ मंदिर जो कि सारे के सारे गुफा मंदिर हैं, ये सब स्थित हैं। और वर्ष 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे प्रधानमंत्री से मिलने इनफॉर्मल मीटिंग के लिए, तो ये जो इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था दोस्तों, ये महाबलीपुरम के स्मारक के परिसर में ही हुआ था। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूरे सैर कराया था सारे मंदिरों की। तो महाबलीपुरम के स्मारक के बारे में ये सब खास चीजें हैं। आगे हम लोग वर्ष 1985 में धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्मारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ष 1985 में 3 स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया था। पहला है आपका काजीरंगा अभयारण्य, दूसरा है मानस अभयारण्य, और तीसरा है केवलादेव। इसको हम लोग भरतपुर पक्षी अभयारण्य के भी नाम से जानते हैं, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ये एक नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अब हम लोग विस्तार से 1 बाय 1 सब पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और इसको इसीलिए क्योंकि एकमात्र यही ऐसा अभयारण्य है, ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो इसको लोग गेंडों का घर से भी नाम से जानते हैं, गेंडों का घर के नाम से जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क को। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास में ये अभयारण्य काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। और देखा जाए तो भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से आपका एक पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, एक इंडो बर्मन है, और एक आपका सुंडालैंड जिसमें निकोबार का कुछ आइलैंड आते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो पूर्वी हिमालय है
उसके अंतर्गत ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी आता है। बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो भारत में जो पूर्वी हिमालय है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल है, उसमें आता है। और विश्व में देखा जाए तो कुल 36 विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। विश्व में कुल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले स्थल हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मानस अभयारण्य की। मानस जो ये भी हम लोग का असम में ही स्थित है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मानस जो है, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ एक एलिफेंट रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये मानस अभयारण्य। और इसमें देखा जाए तो ये भारत के अलावा भूटान में भी ये फैला हुआ है। तो भूटान में इसको मानस के नाम से नहीं जाना जाता है, भूटान में मानस अभयारण्य को जाना जाता है रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये जाना जाता है भूटान में इस नाम से। तो ये दोस्तों खास बातें हैं मानस अभयारण्य के बारे में। और इसके वाला देखा, यहाँ पर जो संकटापन्न जो जीव जंतु हैं, यानी जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, वो इंडेंजर्ड स्पेसीज इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। और इन इंडेंजर्ड स्पेसीज में जो बहुत ही ज़्यादा संकटापन्न स्थिति में है, उनमें से कुछ एक है सिलहट कछुआ जो बस मानस अभयारण्य में पाया जाता है। फिर एक है आपका असमी खरगोश, असम में पाया जाने वाला खरगोश, जिसको बोलते हैं असमी खरगोश। एक जंतु का नाम है गोल्डन लंगूर, गोल्डन या सुनहरा लंगूर। और एक है पिग्मी हॉग, जो कि एक जंगली सुअर का एक प्रकार है। और ये सब एक बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पेसीज में आते हैं, क्योंकि इनकी संख्या एक तो बहुत कम है और इनके आवास का क्या हो रहा है, लगातार ह्रास होता जा रहा है, यानी इसके रहने का जो स्थान है लगातार घटता जा रहा है। मानस के बाद हम लोग चर्चा करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। केवलादेव या फिर इसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। केवलादेव या भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो ये जो केवलादेव अभयारण्य है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, इसको भी वर्ष 1985 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये जो अभयारण्य है बहुत पुराना अभयारण्य है और इसका निर्माण कराया था भरतपुर का राजा सूरजमल। भरतपुर का राजा सूरजमल कब कराया था इसका निर्माण? बहुत पहले 1726 से 1765 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था, यानी बहुत पुराना ये अभयारण्य है। और ये जो अभयारण्य है दो नदियों के बीच में स्थित है और दो नदियों के नाम है गंभीर और बाणगंगा। एक है गंभीर नदी और बाणगंगा नदी के बीच में स्थित है। ये बाणगंगा नदी के बीच में स्थित है। और देखा जाए तो यहाँ पर गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है अजान बांध। अजान बांध। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है कोहनी बांध। कोहनी बांध। और इस बांध के होने के कारण यहाँ के बहुत सारे पशु पक्षी
क्योंकि ये खास करके पक्षी अभयारण्य है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पशु पक्षी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो पक्षियों की लगभग 364 से भी अधिक प्रजाति पाए जाते हैं। 364 से अधिक प्रजाति सिर्फ पक्षियों की यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो केवलादेव यानी भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, ये फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए। साइबेरियन क्रेन यानी सारस, जो साइबेरिया रूस से ठंडा के मौसम में माइग्रेंट होके वहाँ से उड़ के यहाँ पर आते हैं और अपना प्रजनन के लिए आते हैं और खाने पीने के लिए यहाँ पर इस भरतपुर पक्षी अभयारण्य में आते हैं। ठीक, तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य में खास बात क्या थी कि इसको भरतपुर का राजा सूरजमल ने बनाया था 1726 से 1765 के बीच। ये जो पक्षी अभयारण्य है गंभीर और बाणगंगा नदी के बीच में स्थित है, और ये गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है अजान बांध यानी कोहनी बांध। और यहाँ पर पक्षियों की लगभग 364 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए, जो ठंडे के मौसम में साइबेरिया यानी रूस से उड़कर यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और यहाँ पर अंडे और प्रजनन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के विश्व विरासत स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह का छोटा छोटा नोट बनाते जाइएगा ताकि आप लोगों को भी ये लंबे समय तक याद रहे। धन्यवाद।